हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के क्विक रिवीजन पॉइंट्स करवाने वाला हूं। और ये जो क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं इनका एक्चुअल में क्या पर्पस है या फिर ये क्या पर्पस सर्व कर रहे हैं। देखो, जो चीज़ें मैंने आपको सिखानी है वो चीज़ें तो मैं आपको कंसेप्ट लेक्चर के अंदर सिखा चुका हूँ। सारे जितने भी कंसेप्ट लेक्चर्स हैं उनके अंदर सिखा ही रहा हूँ, कंसेप्ट लेक्चर 1 2 3 ऐसे। लेकिन अगर आपने वो चीज़ जल्दी से रिवाइज करनी है तो इनका क्या पर्पज़ है। इनका पर्पज़ सिखाना नहीं है, इनका पर्पज़ है उतनी डिटेल में बताना कि कम से कम टाइम में अगर आपने अच्छे से लेक्चर को देखा है तो वो उतनी ही फ्रेश हो जाए जितनी कि लेक्चर को देखकर आपके दिमाग में हुई थी। ठीक है, मतलब मिनिमम टाइम में फिर से आपको कंसेप्ट को याद दिलाना, फिर से आपको कंसेप्ट समझाना। ठीक है, ये इन क्विक रिवीजन पॉइंट्स का पर्पज़ है। तो जैसे भी कुछ भी दिन आपको लगे कि भाई काफ़ी टाइम हो गया है किसी टॉपिक को देखे हुए, तो उसके बाद आप क्विक रिवीजन पॉइंट्स देख सकते हो और उसके बाद फिर खुद फील कर सकते हो कि क्या फिर से मेरे को वो सारे कंसेप्ट्स आ गए हैं। अगर नहीं आए हैं तो फिर से आप वीडियोस देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर उतना कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है तो। और जब आप बार बार क्विक रिवीजन पॉइंट्स करते हो तो क्या होता है कि आप किसी भी जो कंसेप्ट है इनके, क्योंकि क्विक रिवीजन पॉइंट करने में 5 मिनट लगेंगे एक ही टॉपिक के, उसको बार बार करोगे, डेली करोगे, जब आपका एग्जाम आ गया तब डेली करोगे तो आप उनके कंसेप्ट से दूर नहीं जाओगे। जब भी उस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको स्ट्राइक कर जाएगा वो। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स को स्ट्राइक नहीं करता, आता तो होता है। तो चलो भाई कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो हमने सिंप्लीफिकेशन में किया वो था वी बोर्ड मास। कि अगर हमारे सामने ये सारे ऑप्शंस हो कि वी का मतलब है विनिकुलम, अगर हमारे सामने विनिकुलम भी हो, बी फॉर ब्रैकेट्स हो, ओ फॉर ऑफ बी हो, डी फॉर डिवीजन हो, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्सट्रैक्शन, अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हों तो हम सबसे पहले सॉल्व करने के लिए प्रायोरिटी किसको देंगे, और ये उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है वी बोर्ड मास। तो ये विनिकुलम होता है, विनिकुलम होता है किसी भी 2 नंबर के ऊपर या किसी भी जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर बार दे देगा एग्जामिनर, ये वाली बार। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि हमने विनिकुलम को सोल्व करना है। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, और ब्रैकेट्स में सबसे पहले पैरेंथेसिस को सोल्व करना है, ये ऐसे वाले। उसके बाद ये करली ब्रेसिस को सोल्व करना है, ये ऐसे वाले। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, ये ऐसे वाले। और उसके बाद हमने ऑफ को सोल्व करना है। ऑफ का क्या मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पर ऑफ है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। लेकिन देखो, इस ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन है, इस मल्टीप्लीकेशन का भी मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन जो ऑफ है वो डिवीजन से पहले सोल्व होता है और ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिवीजन के बाद सोल्व होता है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन को किसको आप पहले करोगे किसको बाद में करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद हमने किया था सिंप्लीफिकेशन के अंदर पैटर्न्स। ठीक है, और सबसे पहला जो पैटर्न था वो ये था डिफरेंस बाय प्रोडक्ट। तो क्या था ये डिफरेंस बाय प्रोडक्ट, देखो क्या होता है अगर मैं 1/3 माइनस 1/5 लिखूं, अगर मैं एक फ्रैक्शन में से दूसरी फ्रैक्शन को घटाऊं तो मुझे मिलता क्या है। देखिए नीचे तो आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम 3 × 5, और ऊपर आएगा 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3। तो ऊपर क्या आया, ऊपर आया 5 और 3 का डिफरेंस। नीचे जो नंबर्स थे ना, नीचे ये जो नंबर्स हैं, ऊपर आया इनका डिफरेंस और नीचे आया इनका प्रोडक्ट, इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम क्या है, डिफरेंस ओवर प्रोडक्ट। क्लियर है। तो देखिए ये सोल्व होके क्या बन गया, ये सोल्व होके बन गया 2/15। अब इसका फ़ायदा क्या होगा एग्जाम में, एग्जाम में इसका ये फ़ायदा होगा कि एग्जामिनर क्या कर देता है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जामिनर ये कर देता है 1/3 माइनस 1/4 क्या होएगा, ये होएगा 1/12। और 1/4 माइनस 1/5 क्या होएगा, 5 और 4 का डिफरेंस 1 है और इनका सम 20 है। तो एग्जामिनर आपको ये वाली चीज़ें दे देता है। अगर एग्जामिनर आपको ये वाली चीज़ें दे और ये वाली पूछे तो आसान है, लेकिन अगर कोई आपको बोले कि भाई 1/12 को तोड़ो तो ऐसे तोड़ पाना मुश्किल है। इसीलिए हमने क्या देखना है कि नीचे किन चीज़ों का प्रोडक्ट है और ऊपर उन्हीं चीज़ों का आपको डिफरेंस मिलेगा। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ऐसे दे देता है 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42, ऐसे करके वो आपको दे देता है। तो फिर हमने इसको ऐसे डिकोड करना होता है कि अच्छा ये ऐसे है 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6,
6 इंटू 7 ऐसे है, यानी कि पहले वाली जो एक्सप्रेशन है उसे हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4, दूसरी वाली को 1/4 माइनस 1/5, अगली वाली को 1/5 माइनस 1/6, और इन सब का एडिशन है। तो देखो ये सारी चीज़ें कैंसिल होंगी और फिर हमें पता चलता है कि अच्छा कुछ नहीं हो रहा, सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो बस फर्स्ट वाला टर्म और ये लास्ट वाला टर्म बच रहे हैं। तो यानी कि अब आपने क्या करना है, जब सारी चीज़ें कैंसिल ही हो रही हैं, हमें पता है कि ऐसा होता है, तो भाई सिर्फ हमने ये देखना है कि 12 कैसे बना है। 12 बना है 3 और 4 से, तो पहले वाला उठाओ 1/3। ये एंड वाला 42 कैसे बना है, 42 बना है 6 और 7 से, तो 7 वाला उठाओ। पहले वाले में सिर्फ पहले वाला बचेगा, लास्ट वाले में सिर्फ लास्ट वाला, तो 1/3 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 7 और 3 का डिफरेंस 4, 4/21 इसका आंसर हो जाए। ठीक है, तो देखो अगर एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन देगा तो आप इसमें क्या करोगे, ये 2 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 4 है, ये 4 इंटू 5 है, ये 5 इंटू 6 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे 1/2 माइनस, उसके बाद आप लिखोगे 1/6, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 4/12 यानी कि 1/3। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने कैसे लिख लिया, इसको मैंने लिख लिया 1/2 को 3/6, और ये 4/12 नहीं, मैंने इसको ऐड कर दिया, ये आना था 2/12, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, और इसको अगर उसने यहाँ तक भी दे दिया, मान लो 132 तक दे दिया, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि भाई हम 132 तक कैसे जाएंगे काटते हुए, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले का 1/2 और सबसे एंड वाले का 132 क्या है 11 इंटू 12, और सबसे एंड वाले का 1/12। ठीक है, इसलिए ये ऑब्जर्व करना जरूरी है। देन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, देखो अब की बार उसने 2/15 दे दिया। अब ये 2/15 क्या होता है, आप इस 15 को तोड़ोगे, 15 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ोगे कि भाई 3 और 5, हमेशा आपको सीरीज बनती हुई मिलेगी। ये जो 35 है ये क्या है 5 इंटू 7, ये जो 63 है ये क्या है, ये है जी 7 इंटू 9, हमेशा आपको ऐसे सीरीज बनती हुई मिलेगी 9 इंटू 11। फिर आप देखोगे कि 5 और 3 में जो डिफरेंस है वो ऊपर है, हाँ ये तो ऊपर है, यानी कि देखो करके देखते हैं, 1/3 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 5 3 15, और ऊपर है 5 इंटू 5 माइनस 3 यानी कि 2/15, यानी कि 2/15 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो भाई इसको हम कैसे लिख पाएंगे, 1/3 माइनस 1/5 एंड सो ऑन, ऐसे ही हम चलते रहेंगे, 1/9 माइनस 1/11, तो ये बीच वाले सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा पहले वाला 1/3 और आखिरी वाला 1/11। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 8/33। तो देखो अब तो एग्जामिनर ने आपको यहां पर 2 दे दिया और यहां पर 2 दे दिया, इसी कारण आप 2/15 को 1/3 माइनस 1/5 लिख पाए, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर यहां पर 1 दे देगा। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आप कभी भी 1/15 को ऐसे नहीं लिख सकते 1/3 माइनस 1/5, क्योंकि 1/3 माइनस 1/5 एक्चुअल में 2/15 के बराबर होता है। 5 और 3 के बीच में 2 का फर्क है। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, हमने हमेशा ये देखना है कि भाई 15 3 और 5 से बना है, ये 5 और 7 से बना है, ये 7 और 9 से, ऐसे सीरीज बन रही है कि भाई 5 और 3 का जो फर्क है 2, वो ऊपर आएगा तो ही मैं इसको ब्रेक करके लिख पाऊंगा। तो वो ऊपर कैसे आएगा, आप इस पूरी एक्सप्रेशन को हमें ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी, और ये जो ऊपर वाला 2 है जब आप ये अंदर दे दोगे ऐसे, तो फिर ये फिर से 2/15 2/35 फिर से वही चीज़ बन गई जो थोड़ी देर पहले थी। तो अब आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, 1/2 इंटू, और थोड़ी देर पहले इसको कैसे सोल्व कर रहे थे 1/3 माइनस 1/11, उसी वे से, यानी कि 1/2 इंटू 8/11, यानी कि इस केस में आंसर 4/11 हो जाएगा जो उन्होंने यहाँ पर पूछा है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। फिर अब देखो नीचे एक बार इसको ट्राई करो जरा, तो ये 10 क्या है, ये 10 है भाई 2 इंटू 5, ठीक है, ये क्या है, ये 5 इंटू 8, तो यहाँ पर कितने कितने का गैप आ रहा है, 3 3 का गैप आ रहा है, ये 8 इंटू 11, ठीक है, और ये क्या है, इसको इजीली तोड़ सकते हो, 17 दूनी 34 दिख तो रहा है, टेबल याद है कि नहीं, तो 17 इंटू 20, तो यहाँ पर 3 3 का गैप आ रहा है, ऊपर तो 3 है नहीं, यानी कि ऊपर नीचे 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला 3 चला जाएगा अंदर, तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, और जैसे ही ऊपर वाला 3 अंदर गया,
यहाँ पर जो दो नंबर हैं जैसे ही उनका डिफरेंस ऊपर गया आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/5 प्लस आगे वाले को लिख सकते हो 5 8 40 है ना, 1/5 माइनस 1/8 और इसी तरह लास्ट वाले को लिख सकते हो इसको 1/17 माइनस 1/20। लेकिन हमने ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ फर्स्ट वाला बचेगा, बीच वाले खत्म हो जाएंगे और सिर्फ लास्ट वाला बचेगा। तो जब हमें ये चीज़ पता ही है तो क्यों ना हम सीधा ऐसे लिखें। जब हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 2 × 5, 5 × 8, 8 × 11, 3 का फर्क आ रहा है तो 1/3। 1/3 का क्या मतलब है कि ऊपर 3 दे दिया है ना, मन मन में मैंने ऊपर 3 दे दिया और उसके बाद सबसे पहले वाला लिखा 1/2, ये सारे कट जाएंगे बीच वाले और फिर उसके बाद लिखा सीधा आखिरी वाला 1/20 और ये क्या है, ये है जी 10/20। 10/20 माइनस 1/20 क्या होता है 9/20। ठीक है, तो 1/3 × 9/20 इज इक्वल टू 3 3 9 3/20। क्लियर है भाई। देन इसी पैटर्न के ऊपर क्या होता है कि भाई अब तक तो हम सिर्फ 2 कर रहे थे, अगर 3 आ जाए तो क्या होगा। देखो अगर 3 आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है, देखिएगा चलो इसको मैं सिखा ही देता हूँ आपको कि अगर आप 1/, यहाँ पर पहले 2 का जोड़ा बनाओ 3 × 5, इसमें से अगर आप घटाते हो 1/5 × 7 तो यहाँ पर क्या होएगा देखना, यहाँ पर नीचे एलसीएम आ जाएगा 3 × 5 × 7 और एलसीएम को हम इससे डिवाइड करते हैं तो बचता है आखिरी वाला अक्षर यानी कि 7 माइनस, और जब हम इससे इस एलसीएम को डिवाइड करते हैं तो बचता है जी पहले वाला अक्षर यानी कि 3। एलसीएम लेने का यही प्रतिक्रिया है, यही काम है, यही प्रोसेस है। ठीक है, तो ऊपर क्या होएगा, ऊपर आएगा 7 और 3 का डिफरेंस आप खुद देख सकते हो, तो ऊपर आ गया जी 4 और नीचे आएगा 3 × 5 × 7। तो कुल मिलाकर क्या है बात, कुल मिलाकर बात यह है कि भाई 4/3 × 5 × 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 4/3 × 5 × 7 नहीं है, ये तो प्रॉब्लम होगी। तो इस केस में आप क्या करोगे फिर से कि आप ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये ऊपर वाला 4 चला जाएगा अंदर और अब ये जो अंदर वाली चीज़ें हैं इन सभी को आप उस फॉर्म में लिख पाओगे। तो बाहर है 1/4 और अंदर है 1/3 × 5 माइनस 1/5 × 7। आगे वाले को कैसे लिख सकते हो 1/5 × 7 ओके माइनस 1/7 × 9। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल होते जाएंगे, फिर से कैंसिल हो रहे हैं। तो हमने सिर्फ क्या देखना है कि पहले वाले 2 का प्रोडक्ट बच रहा है, एक तो ये रहा और एक एंड में आखिरी वाले 2 का प्रोडक्ट बचेगा यानी कि 1/9 × 11। तो बीच वालों को भूल जाओ, यही बचेगा और एंड वाले के पास जो साइन बचेगा वो नेगेटिव का बचेगा, -1/9 × 11 ये बचने वाला है। अब इसको एक बार सोल्व करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम क्या होएगा, यहाँ पर एलसीएम होएगा मेरे भाई 3 × 5 × देखो 3 हमारे पास है, 5 हमारे पास है। अब ये बोल रहा है एलसीएम के अंदर 9 लो, 9 को क्यों ले भाई, सिर्फ 3 ले, 2 3 लेकर 9 तो बन ही जाता है, एक 3 ऑलरेडी है और यहाँ पर 11। अब आप डिवाइड करोगे इसे 5 और 3 से तो बचेगा क्या 11 × 33 33 माइनस, फिर हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे 9 और 11 से तो देखो 3 3 9 और 11 तो बचेगा क्या 5। तो यहाँ पर अब क्या आएगा 33 - 5 28 और 4 7 28। तो अब की बार आंसर क्या हो गया 7/ ये नीचे जो भी प्रोडक्ट आया है ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 7/495। क्लियर है भाई। तो अगर ये सीरीज आ जाए हमारे पास तो क्या करेंगे, तो ये चीज़ हमने समझी है अभी। फर्स्ट और लास्ट वाले में कितने का फ़र्क है, फर्स्ट और लास्ट वाले में फ़र्क है मेरे भाई 2, तो यानी कि ऊपर 2 चाहिए, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करता, मैं सीधा ऐसे लिखता हूँ 1/2। तो 1/2 का मतलब ही यही है कि भाई ऊपर 2 चाहिए था, 2 दे दिया, फिर ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ पहले वाले 2 यानी कि 1/1 × 2, फिर मैं लिखता हूँ ये सारे कैंसिल होते जाएंगे उसी प्रोसेस से, आखिरी वाले 2 यानी कि 9 × 10 1/9 × 10 और बस इसका सॉल्यूशन निकालना है, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या है देखो जरा एक बार, अंदर है 1/2 माइनस 1/90। तो भाई 1/2 को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे 45 से गुना करेंगे तो 45/90, तो 45 - 1 कितना हो गया 44/90।
तो 44/90 इंटू 1/2, तो 2 से ये जाएगा 22 पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी 11/45। क्लियर है? समझ में आ गई बात? देन अब तक हमने 2 वाले कर लिए, 3 वाले कर लिए, अब ये 4 वाला कैसे होगा? तो 4 वाला भी सिंपल है। देखो, एक वाले में क्या हो रहा था, ये माइनस ये। 2 वाले में क्या हुआ? 2 वाले में दो दो, 3 वाले में क्या हुआ? देखो, जब 2 थे तो हमने एक एक का जोड़ा बनाया, एक एक का जोड़ा बनाया। जब 3 है तो हम दो दो का जोड़ा बना रहे हैं, पहले 3 और सॉरी दो दो का, पहले 2 और आखिरी 2। जब 4 है तो हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, पहले 3 और आखिरी 3। बस, तो इसको करो जरा। हाँ, लेकिन पहले और आखिरी वाले में फर्क कितने का है? 9 और 3 6 का। तो ऐसे करना है भाई, ऐसे करना है। ऊपर 6 है नहीं, अगर ऊपर 6 होता फिर तो कोई बात ही नहीं थी। ऊपर 6 करना है तो ऊपर 6 करना पड़ेगा। तो बाहर हो गया 1/6, और यहां पर अंदर क्या आएगा? 1/3 इंटू 5 इंटू 7 माइनस 1/5 इंटू 7 इंटू 9 प्लस आगे प्लस 1 पहले 3 का जोड़ा 5 इंटू 7 इंटू 9 माइनस 1/7 इंटू 9 इंटू 11। तो भाई देखो, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ तो हमें पता ही है, ये पहले ही कैंसिल होते हैं, पता है ना। तो सीधा क्या करेंगे, कितनी भी बड़ी सीरीज हो, वैसे 4 वाला पूछेगा नहीं, पूछेगा तो चाहे 4 वाला पूछे 5 वाला, हम तो निकाल देंगे ऐसे। देखो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले वाला लेंगे, बीच वाले तो कैंसिल ही होंगे, फिर लास्ट वाला लेंगे, हम ये वाला करेंगे काम। ठीक है, तो अब देखो भाई, यहाँ पर बचा क्या है? यहाँ पर बचा है 1/7 इंटू 9 इंटू 11। इसको अगर आपने सोल्व करना है तो देखो नीचे एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पर है ना ऑलरेडी है। 9 लेना है तो एक 3 तो है, 9 बनाने के लिए एक और 3 चाहिए, तो अपने एलसीएम में 9 है, एक 11 और चाहिए। अब देखो, इससे डिवाइड करेंगे 3 5 7 से, 3 5 7 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 33 माइनस, जब 7 9 11 से डिवाइड करोगे तो 7 गया, 11 गया, 3 और 3 9 गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? सिर्फ 5, और बाहर क्या है? 1/6। तो भाई 33 में से 5 गए, यहाँ पर आ गया 28, और इसे हम सोल्व कर लेंगे जो भी होएगा। तो समझ में आ गई बात? पैटर्न 1 क्लियर है। अब पैटर्न 2 करते हैं। पैटर्न 2 है भाई अंडर रूट्स का। अंडर रूट्स का क्या पैटर्न है? कई बार आपको ऐसे काम देता है एग्जामिनर कि भाई √56 प्लस √56 प्लस √56, तो आपने क्या करना होता है, इस नंबर को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है, इस नंबर को ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है जिनके बीच में 1 का फर्क हो। और अगर पैटर्न के बीच में पॉजिटिव है, अगर पैटर्न के बीच में पॉजिटिव है तो बड़े वाला आंसर होएगा, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होता तो छोटे वाला आंसर होता, फिर 7 आंसर होता। ठीक है, जैसे इस केस में देखो, 90 को ऐसे तोड़ना है 10 इंटू 9, 90 को ऐसे 2 अक्षरों में तोड़ना है जिनके बीच में 1 का फर्क है, ऐसी 2 वैल्यूज में, और यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? =9। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, 2 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़ना है जिनके बीच में फर्क हो 1 का, यानी कि 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, और बीच में नेगेटिव है यानी कि छोटे वाला आंसर होगा। हाँ, तो यहाँ पर तो ये उसने पैटर्न फॉलो कर लिया। अब आपके दिमाग में हो कि अगर पैटर्न फॉलो ना करे तो कोई भी चीज़ जो पैटर्न फॉलो ना करे, देखो उनके लिए बतेरे आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, बतेरे, लेकिन वो फॉर्मूले आपने नहीं करने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी चीज़ के लिए, मतलब दुकान पर थैली लाने के लिए फॉर्मूला मिल जाएगा, दुकान पर से दूध की थैली कैसे लाते हैं। चलो जोक्स अपार्ट, मतलब कि हम हर एक छोटे मोटे काम के लिए नहीं फॉर्मूले याद करेंगे, कंसेप्ट सीखो। अगर यहाँ पर ये हो जाएगा कि 6 तो ऐसे ब्रेक किया जा सकता है वैसे, है ना, तो अगर यहाँ पर ये हो जाएगा 6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस एंड सो ऑन, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको = मान लो x k t कुछ भी, ये पूरा = k है। फिर आप ये बताओ k की जो वैल्यू है, इस k की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली किस चीज़ के बाद रिपीट होती है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है ना। ये देखो, इस चीज़ के बाद जो चीज़ आ रही है ना इसके अंदर, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है, सेम चीज़ रिपीट हो रही है, तो k की जो वैल्यू है √6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √6 ऐसे, तो इस चीज़ के बाद एग्जैक्टली वही वैल्यू है, तो क्यों ना इस चीज़ को हम k लिख दें। √6 प्लस √6 माइनस k =k। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इस 6 को भी उस साइड भेज देंगे, उसके बाद फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और ऐसे करके देखो
अगर इस फॉर्म में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वह अलजेब्रा की कोई एक्सप्रेशन पूछेगा, k⁴ ऐसे एक्सप्रेशन आने वाली है। अदरवाइज जब आप ऐसे करके सोल्व करोगे तो जो सोल्वेबल होगा वो सारा सोल्व हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? अगर यहाँ पर आपको ऐसे डाउट हो कि भाई यहाँ पर ऐसा नंबर आ जाए जो ऐसे दो पोर्शंस में डिवाइड ना हो, ऐसे दो पोर्शंस में डिवाइड ना हो जिनके बीच में एक का फर्क है, तो उस केस में आप यही मेथड लगा लोगे। मान लो यहाँ पर आ जाए √7 प्लस √7 प्लस √7, तो फिर से यही अंडरस्टैंडिंग हम लगा रहे हैं, ये कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। अब जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये अंडरस्टैंडिंग है एक, इज इक्वल टू k। तो यानी कि इस मामले के बाद जो भी चीज़ रिपीट हो रही है वो k के बराबर ही है। √7 प्लस √7 प्लस √7 इन्फिनिटी तक है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं √7 प्लस k इज इक्वल टू k। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 प्लस k, तो k² माइनस k माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ पर k की वैल्यू कैसे आएगी? इक्वेशंस कराए है ना, इक्वेशंस के अंदर आपने ये किया होगा ना, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, वो वाला आप लगा सकते हो। लेकिन इनकी ज़रूरत मैं बताऊँ नहीं पड़ती, इनकी ज़रूरत ये आते हैं, ठीक है। अदरवाइज दूसरे जो आते हैं हमने जो भी कंसेप्ट किए उनसे हो जाएंगे वो सारे। देन नेक्स्ट हमारे पास है कंसेप्ट नंबर 3। तो देखो भाई कंसेप्ट नंबर 3 क्या है? सीरीज, पैटर्न नंबर 3। तो सीरीज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो आपको रिक्वायरमेंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समानांतर श्रेणी की नॉलेज की। मान लो एग्जामिनर आपको ऐसे दे दे कि भाई 7 में 4 जोड़ दिया 11, में 4 जोड़ दिया 15, में 4 जोड़ दिया कुछ भी 19 एंड सो ऑन, कि भाई इस सीरीज़ की वैल्यू बताओ कहाँ तक। इसके अंदर मैं जोड़ देता हूँ भाई 4 ही जोड़ना है ना, 20 चौके 80 और 7 87, ठीक है, कि भाई सीरीज़ की वैल्यू बताओ। तो इसके लिए आपको पता होनी चाहिए एपी की नॉलेज। क्या है एपी की नॉलेज? कि आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई ये जो सीरीज़ है इसकी एवरेज कैसे निकलेगी, क्योंकि हमने बताना है सम इस सीरीज़ का। तो सम के लिए अगर हमें एवरेज मिल जाए और ये पता लग जाए कि कितनी वैल्यूज़ हैं, मतलब एवरेज ऑफ वैल्यूज़ इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज़ इज इक्वल टू सम। तो एवरेज कैसे पता चलती है एपी की? दो तरीके हैं, या तो आप मिडल नंबर फाइंड आउट कर लो, लेकिन ऐसी सीरीज के अंदर मिडल नंबर फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं होगा जितना इजी होगा फर्स्ट और लास्ट नंबर फाइंड आउट करना। वो चीज़ तो वो बताएगा ही। तो एवरेज कैसे निकलेगी? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो 87 और 7 94 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर अपनी एवरेज क्या हो जाएगी? यहाँ पर अपनी एवरेज हो जाएगी 47। तो इस एपी की सीरीज, इस सीरीज की एवरेज हो गई 47। और नेक्स्ट आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि किसी भी एपी के नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ये है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला। तो लास्ट टर्म है 87 माइनस 7 कितना हो गया भाई? 80 डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो 80 डिवाइडेड बाई 4 20 प्लस 1 21, तो 21 टोटल टर्म है इस एपी के अंदर। तो 21 इंटू 47 करने से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 21 इंटू 47 कितना हो जाएगा? 840 और 21 आते 147, तो 987 हो जाएगा। क्लियर है? देन दूसरी जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए एपी समानांतर श्रेणी के बाद, वो आपको पता होना चाहिए ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। जो सीरीज की बात कर रहा हूँ ये कई बार यूज हो जाता है, यानी कि अगर आपको पहले 10 नेचुरल नंबर्स का आपने निकालना है सम, तो 10 इंटू 11/2 सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है, कोई बड़ा महान कार्य नहीं है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था? सम ऑफ फर्स्ट। ये मैंने क्या बताया था? रटना नहीं है, अभी भी मेरे को याद नहीं है जब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी साथ ही साथ डिराइव कर दूंगा। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, तो पहले एन इवन नंबर क्या होंगे? 2 4 6 8 और 2n, है ना। पहले एन इवन नंबर, पहला इवन नंबर है 2 इंटू 1, दूसरा इवन नंबर है 2 इंटू 2, तीसरा इवन नंबर है 2 इंटू 3, तो nth इवन नंबर क्या होगा? 2 इंटू n। तो सम ऑफ फर्स्ट इवन नंबर आपने निकालना है, तो कोई क्या करना है? सब में से 2 कॉमन लो, अंदर क्या बच जाएगा? 1 + 2 + 3 अंटिल n। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, तो हर एक छोटी मोटी चीज़ के लिए फॉर्मूला नहीं करेंगे। देन एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, वो चीज़ हालांकि मेरे को याद होगी, आपको भी याद हो जाएगी जब बार बार यूज़ करेंगे।
सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स, वो क्या होता है, वो होता है n स्क्वायर। तो ये कैसे याद हुई, मैंने आपको ऑब्जर्व करने का एक तरीका बताया था कि भाई यहाँ पर देखो ओड नंबर, एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ कि पहले एक ओड नंबर का, दुनिया में जो पहला एक ओड नंबर है उसका सम कितना है, एक। पहले दो ओड नंबर का, पहले दो ओड नंबर का सम है 1 और 3 4। पहले तीन ओड नंबर्स का, तो पहले तीन ओड नंबर्स का सम है 9। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है, एक का स्क्वायर 1, दो का स्क्वायर 4, तीन का स्क्वायर 9। तो पहले n ओड नंबर्स का सम n स्क्वायर। ठीक है। देन नेक्स्ट हमने भाई किया था अपने लेक्चर्स के अंदर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शंस को कंपेयर करना पड़ता है, डायरेक्टली आपसे पूछ लेता है या कभी कभी वैसे ज़रूरत पड़ जाती है। तो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हमारे पास ये फ्रैक्शन है 2/15 और 3/23। ठीक है, हमने इन दोनों को कंपेयर करना है, तो सिंपली हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 23 दूनी 46, और जिस भी फ्रैक्शन का, जिस भी भिन्न का न्यूमरेटर इन्वॉल्व होगा उसके ऊपर लिखना है। ऐसे मत लिख देना क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि 2 × 23 40, ना ना ना, डिनोमिनेटर वाली साइड मत लिख देना, जिसका ऊपर से अंश यूज हुआ हो उसके ऊपर लिखना है। और 15 × 45, और ये वाली चीज बड़ी है ना 45 से, यानी कि 2/15 जो है ये 3/23 से बड़ा है। एक तो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दूसरा क्या है, जस्ट अप्रोक्सीमेट कर लो। मैं आपको बता रहा हूँ एसएससी में 80% तो यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। जो स्पेसिफिकली फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है ना, उनमें 80% तो यहीं पर काम खत्म हो जाएगा। बाकी बचा खुचा 15% के लगभग यहाँ पर खत्म हो जाएगा, 95% यहीं पर सारा खेल खत्म हो जाएगा। कैसे जस्ट अप्रोक्सीमेट करोगे, देखो अगर हमें ये देखना है 11/135 और 12/157, तो यहाँ पर क्या होएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है कि अरे यार, आपको थोड़ा ये लग सकता है कि ये क्या है, या फिर कभी कभी थोड़ी सी और अजीब सी वैल्यू होती है जहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपको ये लगेगा कि टाइम टेकिंग है। तो उस केस में जस्ट इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं कि 11 × 11, और ये एक्चुअल एसएससी के क्वेश्चन से उठाई गई वैल्यूज हैं। तो भाई नीचे वाले को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 11 × 11 2 बच गया, 11 दूनी 22, तो 12 पॉइंट समथिंग। इसको मैं देख रहा हूँ 12 × 12 3 बच गया, 12 × 36 13 पॉइंट समथिंग। तो सीधी सी बात है, देखो जब भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन छोटी होती है। हाँ जी, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 13 प्लस है, यहाँ पर 12 प्लस है, यहाँ वाला डिनोमिनेटर बड़ा है, ये हमें पक्का पता है, यानी कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये छोटी है। डिनोमिनेटर यानी कि हर जो है वो बड़ा है, न्यूमरेटर वाली वैल्यू बड़ी होगी तो फ्रैक्शन छोटी होगी। देन नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने किया था चेंज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो चेंज होता है उसको हम ऑब्जर्व करके बताएं कि भाई कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो एग्जैक्टली कई क्वेश्चंस आपने देखने तो आप कंसेप्ट लेक्चर में देख सकते हो, अदरवाइज उसी वैल्यू के ऊपर फिर से जो मैंने ली थी उसी के ऊपर एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो जो फ्रैक्शन की वैल्यू है ना, फ्रैक्शन की वैल्यू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूमरेटर के। अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो फ्रैक्शन भी बढ़ेगी, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिनोमिनेटर के। अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो फ्रैक्शन को नुकसान होएगा। तो देखो कभी कभी क्या होता है, दोनों बड़े होते हैं, तो उस केस में क्या करोगे भाई, उस केस में आप ये देखोगे कि किसको ज़्यादा फायदा हुआ। न्यूमरेटर को ज़्यादा फायदा हुआ तो अपनी फ्रैक्शन को भी फायदा हुआ। अगर डिनोमिनेटर को ज़्यादा फायदा हो गया, डिनोमिनेटर ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो अपनी फ्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। ये सिंपली हमने देखना है। अब देखो यहाँ पर न्यूमरेटर कितना बढ़ गया, न्यूमरेटर बढ़ गया 1, कितने पर 11 पर, तो न्यूमरेटर बढ़ गया। और ये हमने एडिशन में नहीं देखना कि 1 बढ़ गया और यहाँ पर कितना बढ़ गया, यहाँ पर बढ़ गया भाई 22, तो भाई डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ गया, नहीं, हमने देखना है गुणा में कितने गुणा बढ़ गया। तो न्यूमरेटर बढ़ गया 1, कितने पर 11 पर, यानी कि 1/11 बढ़ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको 11 से डिवाइड कर रहा हूँ कि अगर ये भी 1/11 बढ़ता तो कितना बढ़ता, तो 11 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, इसका 1/11 निकाल रहा हूँ अप्रोक्सीमेट। 11 × 11 2 बच गए, 11 दूनी 22। अगर ये भी 1/11 बढ़ता तो इसमें 12 जुड़ता, और 12 जुड़ के ये 147 समथिंग होता। लेकिन ये भाई साहब 1/11 से ज़्यादा बढ़ गया, देखो 157 है, तो डिनोमिनेटर एक्स्ट्रा बढ़ गया है। अगर डिनोमिनेटर एक्स्ट्रा बढ़ गया मतलब ये जो फ्रैक्शन है ये छोटी हो गई, डिनोमिनेटर एक्स्ट्रा बढ़ गया तो दिस फ्रैक्शन इज छोटी देन पहले वाली फ्रैक्शन। तो ये है चेंज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और नेक्स्ट जो हमने किया वो है ऑब्जर्विंग पैटर्न।
तो भाई पैटर्न ऑब्जर्व करना हमें वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, उसको कोई फिक्स ये नहीं है कि मैं ये बताऊं, वो हमें क्वेश्चन के ऊपर कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई सिंप्लीफिकेशन के अंदर हमने इतने ही कंसेप्ट किए हैं। तो दैट्स ऑल, अगले चैप्टर पर चलिएगा।